नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार और मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मंत्रियों को जल्द मिलेगा एसीआर लिखने का अधिकार, सरकार कर रही प्रस्ताव तैयार। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज लगातार कर रहे थे मांग। उत्तराखंड में मनरेगा योजना की सुस्त रफ्तार, लाभान्वित लोगों की संख्या हो रही है कम। मंत्री गणेश जोशी ने अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने उद्यान विभाग पर उठाए सवाल, नर्सरी के नाम पर बड़े घोटाले का आरोप, सरकार से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। और निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए विपक्ष ने फूका बिगुल, 20 अप्रैल को होगी कांग्रेस की अहम बैठक, चुनाव की रणनीति और प्रचार प्रसार पर होगा मंथन। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। देहरादून स्थित वाडिया भू विज्ञान संस्थान में आयोजित उन्नति एप्पल संकल्प के परिवर्तन की ओर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने सेब उत्पादन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले कृषकों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा, उन्नति एप्पल योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए इंडो डच हॉर्टिकल्चर और कोका कोला इंडिया की तरफ से सहयोग दिया जा रहा है और उत्तराखंड में भी सेब उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए एप्पल मिशन के तहत 35 करोड़ की योजना जारी है। सीएम धामी ने कहा कि अगर सेब की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो एक नई क्रांति और एक नया इतिहास बनाया जाएगा। एप्पल संकल्प से परिवर्तन की ओर कहीं न कहीं हमारे राज्य में जो सेब उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को गति मिलेगी और काफ़ी गति मिल रही है। काफ़ी सारे किसान इस क्षेत्र में अब आगे आ रहे हैं, सेब का उत्पादन कर रहे हैं और इन कंपनियों के और सबके समन्वय से जहां उनको अच्छा बाजार भी मिल पा रहा है, उनके सेब का उत्पादन भी हो रहा है, वहीं सरकार भी लगातार इसको प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष हमने एप्पल मिशन में 35 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है और हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने के लिए भी 18,000 पॉली हाउस बनाने का भी हमने निर्णय लिया। इसमें 100% सब्सिडी के आधार पर हम गांव-गांव में बागवानी के क्षेत्र में, फलों के उत्पादन के क्षेत्र में, फूलों के उत्पादन में सभी पर काम कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड का फल, फूल, सब्जियां पूरे देश के अंदर जाएं और सभी को ताजे फल मिले और हमारे उत्पादकों को उसका मूल्य मिले। उत्तराखंड में एक बार फिर एसीआर का मुद्दा सुर्खियों में आ गया है। इस बार कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री के सामने एसीआर लिखने का अधिकार दिए जाने को प्रमुखता से उठाया गया है, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश भी दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में जनप्रतिनिधियों की कई बार ये शिकायत रही है कि अधिकारी उनकी बात सुनते नहीं, लेकिन ये मामला और भी ज्यादा गंभीर तब हो जाता है जब सरकार के मंत्री भी इसकी शिकायत करें कि शासन में बैठे अधिकारी उनकी सुनते नहीं। यही कारण है कि अधिकारियों की एसीआर रिपोर्ट मंत्रियों द्वारा लिखने का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को उठाया, जिस पर सभी मंत्रियों ने भी पर्यटन मंत्री का समर्थन किया। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए इस मामले की एक्सरसाइज करने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए हैं। ये पहली बार नहीं है जब एसीआर लिखने का मुद्दा मंत्री सतपाल महाराज ने उठाया है। वैसे ब्यूरोक्रेसी के हावी होने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी है, बल्कि एसीआर लिखने के लिए इसलिए कहा जा रहा है जिससे प्रदेश में योजनाओं पर बेहतर काम किया जा सके। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसीआर लिखने के मामले में कहा कि प्रदेश में अन्य राज्यों को देखते हुए ही फैसला लिया जाएगा। निश्चित ही ये गंभीर विषय है और इसका अगली गवर्नमेंट में उसका समाधान होगा। लेकिन देखिए, सभी लोग उनके साथ थे, तो महाराज जी की बात जायज है। उत्तराखंड को छोड़कर अन्य प्रदेशों में ये व्यवस्था है, तो इस विषय को वहाँ बैठा गया था और सभी माननीय मंत्री उन्होंने उनका समर्थन किया। इस पर चूंकि पूरे देश में जिस प्रकार की व्यवस्था है, जो एक लॉ, इसका मैं कहूँगा कि बिजनेस ऑफ रूल्स है, उसके आधार पर जो भी होगा उसको देखें। बताया जा रहा है कि कई कैबिनेट मंत्री इस बात से खफा हैं कि उनके निर्देशों का पालन संबंधित विभागों के सचिव नहीं करते। यही वजह है कि मंत्री मुख्यमंत्री पर भी दबाव बनाने का काम कर रहे हैं कि एसीआर लिखने का अधिकार संबंधित मंत्री को मिले।
इस मुद्दे पर विपक्ष तंज कसता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि अगर सरकार के मंत्री इस बात को लेकर एसीआर लिखने का दबाव बना रहे हैं कि मंत्री उनकी सुन नहीं रहे, तो ऐसे मंत्रियों को तत्काल मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे सामने कभी इस तरीके की कोई स्थिति नहीं आई जो वर्तमान समय में है। और आपने कहा कि अगर मैं मंत्री था, भाई अगर यही स्थिति होती, हम मंत्री होते और हमारी स्थिति ये हो जाती कि अधिकारी हमारा बात का संज्ञान नहीं ले रहा है, तो फिर मंत्रिपरिषद में बने रहने का कोई औचित्य नहीं बैठता है। हम तत्काल प्रभाव से मंत्री पद छोड़ देते। कुल मिलाकर देखिए तो कैबिनेट बैठक में एसीआर का मुद्दा उठाते ही ये गंभीर हो जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी न्याय संगत होगा उसी के अनुसार फैसला लिया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि जब अगली कैबिनेट की बैठक होगी तो क्या इसे हरी झंडी दिखाई जाती है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से एसीआर की चर्चा जोरों पर है। धामी कैबिनेट की बैठक में मंत्री सतपाल महाराज ने इस मुद्दे को उठाया तो बाकी मंत्रियों ने भी समर्थन किया, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आगे प्रस्ताव लाने का निर्देश भी दिया है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है एसीआर रिपोर्ट जिसकी चर्चा हो रही है। फिर उठा एसीआर का मुद्दा। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने उठाई मांग। जानिए क्या है एसीआर, क्यों मंत्री एसीआर लिखने की मांग रहे अधिकार। उत्तराखंड में एक बार फिर से एसीआर की चर्चा जोरों पर है। हाल ही में धामी कैबिनेट की बैठक में मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के एसीआर लिखने का मुद्दा उठाया, जिस पर कई मंत्रियों का भी समर्थन मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को कैबिनेट की अगली बैठक में इसका प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए। माना जा रहा है कि कैबिनेट की अगली बैठक में इसे हरी झंडी मिल सकती है। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर एसीआर क्या है और आखिर मंत्री इसकी मांग क्यों कर रहे हैं। एसीआर का मतलब है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ये साल में एक बार बनती है। साल भर में अधिकारी ने अपने विभाग में क्या काम कराए, वो उस काम में कितने खरे उतरे, उस पर सीनियर अधिकारी और विभाग के मंत्री अपनी टिप्पणी करते हैं। किसी अधिकारी की अगर शिकायत मिलती है, अगर वो कुछ गलत करता है, तो उसका भी रिकॉर्ड एसीआर रिपोर्ट में चढ़ाया जाता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर डिसाइड होता है कि अधिकारी डिपार्टमेंट में सही काम कर रहा है या फिर नहीं। प्रमोशन और पोस्टिंग में भी यही रिपोर्ट बड़ा रोल निभाती है। जिन अधिकारियों की एसीआर खराब होती है उन्हें नॉन परफॉर्मर माना जाता है। ऐसे अधिकारियों को आमतौर पर डायरेक्ट जनता से जुड़े विभागों में या फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाती। एसीआर खराब होने का असर अधिकारी के प्रमोशन पर भी पड़ता है। तबादला हो जाता है, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार जैसे मामलों में दोषी पाया जाए तो एसीआर रिपोर्ट के आधार पर नौकरी से सस्पेंड तक कर दिया जाता है। बता दें कि पहली बार नहीं जब सतपाल महाराज ने अधिकारियों के एसीआर लिखने के मुद्दे को उठाया हो। इससे पहले भी वो एसीआर लिखने के अधिकार की मांग कर चुके हैं। उत्तराखंड में एनडी तिवारी सरकार के समय ये व्यवस्था लागू थी, लेकिन इसे बाद में बंद कर दिया गया और अब राज्य में एक बार फिर से इसे शुरू करने की मांग मंत्री उठा रहे हैं, ताकि बेलगाम नौकरशाही पर अंकुश लगाया जा सके। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले 2 सालों से मनरेगा योजना की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है। प्रदेश के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लागू की गई मनरेगा योजना के तहत 100 दिन के रोजगार की गारंटी होती है, मगर इस योजना का पैसा केंद्र से समय पर मिलने के बावजूद भी इस योजना से लाभान्वित लोगों की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है, जिसे लेकर उत्तराखंड के ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने इस योजना की धीमी रफ्तार के कारणों को जानने के लिए मंथन किया है और प्रदेश के सभी जिलों के ग्राम प्रधान और उत्तराखंड स्वरोजगार परिषद के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की और मनरेगा योजना को बढ़ावा देने पर मंथन किया गया। आज राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें हमारे सभी सम्मानित सदस्यगण, सारे अधिकारी यहाँ पर थे और जो सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा आए उन पर विचार किया गया। कुछ का मौके पर विस्तरण किया गया, कुछ विषय भारत सरकार से संबंधित है उनको वहाँ भेजा जाएगा और कुछ विषयों पर अन्य प्रदेशों का अध्ययन करने के बाद हमारी सरकार क्या कर सकती है उस दिशा में हम काम करेंगे।
उद्यान विभाग में बड़ा घोटाला हो रहा है, लेकिन विभाग के अधिकारी कुंभकर्णीय नींद सोए हैं। दरअसल जिन विभागों पर राज्य के विकास का जिम्मा है, वही विभाग प्रदेश और सरकार को चूना लगा रहे हैं। बीजेपी से पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने उद्यान विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार की खुली पोल, सरकार की नाक के नीचे हो रहा है बड़ा झोल। जिन विभागों पर है राज्य के विकास का जिम्मा, क्या सरकार को वही लगा रहे हैं चूना? आखिर जीरो टॉलरेंस में कैसे हो रहा है घोटाला? उत्तराखंड में भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का दावा तो करती है, मगर सरकार की नाक के नीचे ही धड़ल्ले से भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, जिसकी पोल खुद बीजेपी के विधायक खोल रहे हैं। सरकार जिन विभागों पर राज्य के विकास की जिम्मेदारी सौंपती है, वही विभाग सरकार को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। दरअसल भाजपा के पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने उद्यान विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है। विधायक ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह जरमोला स्थित उद्यान विभाग की नर्सरी में नजर आ रहे हैं। उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि जरमोला की इस नर्सरी में सेब के पौधे के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और लाखों के बजट को ठिकाने लगाया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने नर्सरी लगाए जाने के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही आरोप लगाया कि अधिकारियों की मिलीभगत से इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया गया है। ये नर्सरी है, लेकिन यहाँ कहीं से भी नहीं लग रही नर्सरी। यहाँ पे जैसे कोई किसी बहुत ज्यादा कोई यहाँ पे अवैध कार्य हुआ, उसको उजाड़ा उखाड़ किया गया, इस तरीके का काम किया गया। और विभाग की तरफ से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की ने जो है यहाँ पे सिर्फ ओनली हर साल पैसा आता है और उस पैसे को डकारने का काम किया जाता है। सिर्फ कागजों में लिपापोती हो रही है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, मैंने पूरे इतना बड़े कैंपस का निरीक्षण किया, सारे में पुराने पौधे हैं, वो सब सूख चुके हैं। दरअसल विधायक दुर्गेश्वर लाल ने यह भी आरोप लगाया कि नर्सरी लगाने का काम भारत ट्रेडर्स को दिया गया है और फर्म ने जम्मू कश्मीर के सेब के पौधों को लगाने का दावा किया है। लेकिन विधायक ने सवाल उठाया कि क्या जम्मू कश्मीर और जरमोला का वातावरण एक जैसा है? अगर नहीं है तो फिर जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट का सेब वहां कैसे सफल हो सकता है? जम्मू कश्मीर से पौधे लाए गए, यहाँ पे एक एंटी हेलनेट लगाया गया और यहाँ पे एक नर्सरी बन रही है। उस नर्सरी में भारत ट्रेडर के नाम से नाम तो भारत दे रखा है और भारत के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं। बड़े बेशरम अधिकारी है। और उस भारत ट्रेडर्स कंपनी का जो मालिक है, उसका नाम जमाल है और वो जमाल साहब जम्मू कश्मीर के रहने वाले। ये पौधे देखिए जम्मू कश्मीर के हैं, बिल्कुल सूखे हुए। आपको क्या लगता है यहाँ के, आपको लगता है कि यहाँ के जो कश्मीर का जो एनवायरमेंट है, कश्मीर का जो तापमान है, क्या आपके मोरी, जरमोला, आपके प्रोला, नौगांव में वो सरवाइव कर पाएंगे? बिल्कुल जो अधिकारी है उन्होंने मन मर्जी का काम कर रखा, पैसे को सिर्फ और खाने डकारने का काम किया। क्या इतना ही नहीं, विधायक ने आरोप लगाया कि उद्यान विभाग पूरे प्रदेश भर में भ्रष्टाचार का काला खेल खेल रहा है। ऐसे में उन्होंने सरकार से अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पैसों को कैसे ठिकाने लगाया जाए, ये सब कुछ आपके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उद्यान विभाग के ये कहीं ना कहीं, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे उसके जो भी अधिकारी है, जिन लोगों ने इस तरीके से बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप तत्काल संज्ञान लें। सरकार की नाक के नीचे अगर वाकई उद्यान विभाग इतना बड़ा गड़बड़ झाला करने में सफल हो रहा है, तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला कैसे हो रहा है और सरकार को भनक तक क्यों नहीं है। अब विधायक ने इस मामले में सरकार से कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक आखिरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के इस काले अध्याय का अंत करेंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस 20 अप्रैल को प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा वर्चुअली इस बैठक में शामिल होंगे और निकाय चुनाव की रणनीति और प्रचार प्रसार पर भी चर्चा की जाएगी। नगर निकाय में चाहे वो नगर निगम है, चाहे नगर पालिकाएं हैं, चाहे नगर पंचायतें हैं, उसको बहुत ही शिद्दत से उसका चुनाव लड़ेंगे। वहाँ पर हम ऑब्जर्वर भी नियुक्त करेंगे, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी वहाँ भी रहेंगे और सरकार की जो विफलताएं हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को ठगने और छलने का काम किया है, यहाँ की जनता के साथ धोखा किया है, महंगाई बढ़ाने का काम किया है, बिजली पानी के दामों को बढ़ाने का काम किया है, उसको हम घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। डोर टू डोर सरकार का जो विफलताएं हैं उसको पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस में मचे अंतर्कलह को भले ही पर्यवेक्षक शांत कर गए हो, लेकिन विधायकों के उठे विरोध के सुर पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया। पर्यवेक्षक के दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि पीएल पुनिया हाईकमान को उत्तराखंड के हालातों से रूबरू कराएंगे, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा। वहीं जब प्रीतम सिंह से पुनिया और उनकी मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक बार फिर से अपने शब्दों को दोहराते हुए कहा कि बंद कमरे की बात बाहर यूं बयान नहीं की जाती है। देखिए, अपना अपना काम करने का तरीका है। मैं केवल अपनी बात कर सकता हूं कि अलग अलग 1-to-1 वो मिले, लगभग 500 लोगों से उन्होंने मुलाकात की और मुझसे जो उन्होंने कहा मैं वो तो बता सकता हूं। मुझसे उन्होंने ये कहा जो मेरे में कमियां थी, जो मेरे पार्ट में कमी लग रही थी, उन्होंने उसके लिए मुझे निर्देशित किया कि इन चीज़ों में आपको सुधार करने की आवश्यकता है, इन चीज़ को आप ठीक करिए और पार्टी को इससे ये नुकसान है और ये फ़ायदे हैं। तो मेरे को लगता है और नेताओं को भी उन्होंने इसी तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। देखिए, पर्यवेक्षक आए थे और राज्य के अंदर कांग्रेस कैसे मजबूत हो, हम नगर निकाय के चुनाव को किस तरीके से जीतें, पार्लियामेंट की चुनौती हमारे सामने है, उस पर हम कैसे आगे बढ़ें, इन तमाम विषयों पर भी तो सभी से उन्होंने विचार विमर्श किया। सबने अपने अपने सुझाव दिए, अपनी अपनी बात कही है। वहीं गदरपुर विधायक अरविंद पांडे का फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाया गया है। अरविंद पांडे की माने तो इस फर्जी अकाउंट के जरिए नेगेटिव कमेंट किए जा रहे हैं, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मामले की जानकारी विधायक अरविंद पांडे ने डीजीपी को दी है, साथ ही मुकदमा भी दर्ज कराया है। ये सोशल मीडिया है, इसमें फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अच्छे लोग भी जुड़े होते हैं, कुछ नेगेटिव मानसिकता के लोग भी जुड़े होते हैं। ऐसे कुछ लोगों ने मेरे नाम का एक फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाया, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे इस नाम पे, और उसमें बिल्कुल नेगेटिव मटेरियल्स लिख कर मेरी विचारधारा, मेरे संगठन की विचारधारा, इसके विपरीत नेगेटिव सामग्री का उसमें प्रकाशित किया गया, प्रचार प्रसार किया गया। वहीं चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव हरिद्वार माना जाता है। यात्रा को लेकर हरिद्वार जिले में प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रही है। पुलिस जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद है, तो वहीं इस बार बॉर्डर पर तीर्थ यात्रियों की बेवजह चेकिंग नहीं की जाएगी। वहीं प्रशासन तीर्थ यात्रियों की सहूलियत को लेकर अपने इंतजाम पुख्ता कर रहा है। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि हरिद्वार में यात्रियों के ठहरने, खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। चारधाम यात्रा 22 से शुरू होने की तैयारी पुलिस प्रशासन द्वारा कर ली गई है। खासकर जो हमें तीर्थयात्री आते हैं, रुककर यहाँ हरिद्वार में फिर आगे बढ़ते हैं, तो उसको देखते हुए उनकी पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे उनके रुकने की व्यवस्थाएं हो, और उसको देखते हुए यातायात व्यवस्था का भी प्रबंध ठीक किया गया। वन वे चीला मार्ग से लौटने वाले तीर्थयात्री जो चारधाम के लौटेंगे उनको चीला मार्ग से किया गया है। रात्रि में 10 से 4 का जो हैवी ट्रैफिक उसको भी बंद करने की योजना, जिससे कि तीर्थयात्रियों को कोई दिक्कत ना है। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां शासन स्तर पर, जिले स्तर पर सभी जगह की गई हैं और हरिद्वार एक एंट्री पॉइंट है चारधाम यात्रा का। और बेसिकली जो भी यहाँ चारधाम में जाता है एक दिन जरूर स्टे हरिद्वार करता है, माँ गंगा का स्नान करता है, गंगा आरती देखता है, लोकल मंदिरों का भ्रमण करके तब आगे यात्रा पे जाता है। तो हरिद्वार इस मामले में थोड़ा लकी है, सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर जितने भी यात्री आएँ उनके रहने का पर्याप्त स्थान है, पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था है। हल्द्वानी की गोला नदी में रेता बजरी की निकासी करने वाले डंपर स्वामियों ने एडीएम के जरिए ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि नदी में वजन के पुराने नियम को लागू किया जाए। वाहन स्वामियों का कहना है कि पिछले साल तक हर गाड़ी
पर 108 क्विंटल रेता बजरी लाया जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने इस नियम को बदल दिया है। वाहन स्वामी ने बताया कि वर्तमान में 130 से 135 क्विंटल तक उपखनिज नदी से लाया जा रहा है, जबकि पहले 108 क्विंटल से 1 क्विंटल भी अधिक होने पर अगले दिन ही निकासी बंद कर दी जाती थी। देखिए, नदियों में पूर्व में जो है 108 कुंटल माल हम लाते थे गोला से, और जो 109 कुंटल से ऊपर आता था उसकी अगले दिन की निकासी बंद हो जाती थी। तो गोला एक बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। अभी बीच में हम लोग 91 दिन धरने के बाद उठे हैं। उसके बाद इन्होंने पहले तो जो है आरसी के अनुसार वजन किया, उसके बाद इन्होंने जो है 185 कुंटल ग्रॉस वेट कर दिया, यानी एक गाड़ी में 120 कुंटल लगभग आ रहा है। अब जो है 195 कर दिया, यानी 130 कुंटल गाड़ियों में वजन आ रहा है, जिससे लेबर भी परेशान है और वाहन मालिक भी परेशान है। वहीं मसूरी में तिब्बती समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया है। दरअसल तिब्बत समुदाय के 14वें गुरु दलाई लामा का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में दलाई लामा एक बच्चे को किस करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो पर तिब्बत समुदाय का कहना है कि उनके गुरु की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि ये चीन की साजिश है। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से इस मामले की जांच करने की मांग उठाई है। जो अभी मीडिया वाले चल रहे हैं, एक दो जन, ये सभी मीडिया नहीं है, एक दो मीडिया है, वो इन्वेस्टिगेशन करे, छानबीन करे, इसके पीछे चाइना का हाथ हो सकते हैं। हम अभी शरणार्थी यहाँ में 1959 से इधर आया है, तब भी हम भारत सरकार के लिए हम फौज में भी अपनी जान देते हैं, बॉर्डर में बैठ के। वहीं रुड़की में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री ने मेवाड़ खुर्द जिला पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान बेल्डा पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री जगजीवन राम ने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें आरटीआई से बरामद हुई है। उन्होंने कहा कि किस तरह से फर्जी पहचान पत्र बनाया गया है, राशन कार्ड और जाति प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। जगजीवन राम ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की मिलीभगत के चलते फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने उपजिलाधिकारी से की है। ये जो प्रेस वार्ता आज हुई है यहाँ पे रुड़की में, ये ग्राम बेल्डा में जो सपना है और सचिन है, जो वहाँ की रहने वाली, उसने अपने आप को बताया है, वो वहाँ नहीं रहती बेल्डा में, वो आदर्श नगर, न्यू आदर्श नगर में रहती है और उसका निवास भी यहीं पर है। उसके वोट और उसका राशन कार्ड और उसके जितने भी प्रपत्र सब रुड़की के हैं। उसने मेवाड़ खुर्द से जो अपना पर्चा दाखिल किया, 26 मेवाड़ खुर्द से पर्चा अपना दाखिल किया, उसमें सारे पत्र फर्जी लगाए हुए हैं। राशन कार्ड फर्जी बेल्डा का बनाया गया है, मूल निवास प्रमाण पत्र बेल्डा का फर्जी बनाया गया है और जाति प्रमाण पत्र जो बनाया गया है वो बेल्डा का बनाया गया है। वहीं हल्द्वानी के जिले में पुलिस अधिकारियों के साथ एसएसपी पंकज भट्ट ने बैठक की है और ईद के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी ईद के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि ईद के दिन पहाड़ों से बाहर के 2 पहिया वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। नैनीताल जिले के 2 पहिया वाहनों को ही पहाड़ों की तरफ जाने की छूट मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था को देखते हुए रूट डायवर्जन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। क्राइम मीटिंग में ईद को लेकर के सभी थाना प्रभारियों को बताया गया है कि वो अपने थाना क्षेत्र में संभ्रांत व्यक्तियों की मीटिंग कर लेंगे। पिछले साल भी हम लोगों ने ईद और ईद के 2 दिन तक जो है आपका जो छोटे व्हीकल्स मोटरसाइकिल और स्कूटर में जाते थे उनको रिस्ट्रिक्ट किया था। इस बार भी वो व्यवस्था लागू रहेगी। इसमें नैनीताल शहर में के जो लोकल लोग हैं उनको छूट दी जा रही है, जो नैनीताल जनपद के लोग हैं उनको इसमें छूट रहेगी। वहीं मसूरी में कई जगहों पर भूमिगत नालों पर अवैध निर्माण कर नगर की सफाई व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है। नालों पर अवैध निर्माण की वजह से कई इलाकों में बरसात के वक्त जलभराव हो जाता है। नगर पालिका के सभासद ने आरोप लगाया कि भूमिगत नालों पर हुए कब्जे पर पालिका प्रशासन कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करता है। वहीं अधिशासी अधिकारी ने कहा कि होटल स्वामी को नगर पालिका प्रशासन ने नोटिस दिया है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। जो है पूर्व में भी कई बार ये जो नाले कवर कर रखे हैं उनके बारे में कार्रवाई नगर पालिका द्वारा की गई और उसमें जो है कई जगह हमने वो नाले खाली भी करवाए और कई जगह ऐसे हैं कि जहाँ पर बड़े बड़े जो माफिया लोग हैं जिनके होटल बने हुए हैं तो उन होटलों पे कार्रवाई भी हुई थी, मगर वो कार्रवाई जो है कुछ दिन के लिए रह के समाप्त हो जाती है, उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें 2 होटलों की हमारे पास शिकायत आई थी, एक ये पिक्चर पैलेस पे ड्राइव इन और एक होटल सोलिडियर कि इनके प्राइवेसी से नाला गुजर रहा है, वो उनके द्वारा कवर किया गया है। इसमें हमने नोटिस भी इनको भेजे हैं।
वहीं देहरादून के वसंत विहार इलाके में हुई युवक की मार पिटाई के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दरअसल 14 अप्रैल की रात एक शख्स को लाइटर मांगना भारी पड़ गया। लाइटर मांगने पर कुछ युवाओं ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज के तरह कैद हुआ है और जिसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ। सीसीटीवी वीडियो में बदमाश युवक पर पत्थर से हमला करते हुए नजर आया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए 14 तारीख को थाना वसंत विहार में सूचना आई थी जिसमें कि जो वादी उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी कि कुछ लड़कों के द्वारा जो है रात को 12:30 बजे के बाद जब वो खाना खा रहे थे तो उनके साथ विवाद किया गया और उसी विवाद में उनके साथियों के साथ भी काफ़ी मारपीट की गई। इस संबंध में थाना वसंत विहार में 147 और 307 में मुकदमा पंजीकृत है जिसमें कि हम लोग विवेचनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों ने जो एविडेंस हैं वो कलेक्ट कर लिए हैं जिसमें सीसीटीवी फुटेज वगैरह और आसपास के लोगों के बयान हमारे द्वारा लिए गए हैं। मेडिकल जो चोटिल है उनके मेडिकल लिए गए हैं और इसमें अब हम लोग अभियुक्तों के गिरफ्तारी के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं पौड़ी के केशरपुर गांव में शरारती तत्वों ने जंगल को आग के हवाले कर दिया। आग इतनी भयानक थी कि आवाज से बस्ती तक पहुंच गई। घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अग्निशमन विभाग की लेट लतीफी के चलते आग से उनको अपने आशाने बचाने में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी है। हम बहुत ला के थक गए, मेरे बच्चे भी, मैं भी और लोग भी सब पानी ला के मेरी गाय बच्ची मर जाती तो कहाँ आए परसों सर कोई नहीं आया यहाँ। लगभग 3:30 बजे एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि केसरपुर गांव में वनाग्नि की घटना घटित हुई है। हमने तुरंत अपनी IRS टीम को एक्टिवेट किया तथा जो दमकल की गाड़ी है, अग्निशमन की गाड़ी है और फॉरेस्ट टीम और रेवेन्यू टीम यहाँ पर आए और इसके साथ में जो गांव वाले हैं उन्होंने भी काफ़ी मदद की। लगभग अभी तक हम इस जो आग की घटना हुई है इस पर हम कंट्रोल कर चुके हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। मंत्रियों को जल्द मिलेगा ACR लिखने का अधिकार। सरकार कर रही प्रस्ताव तैयार। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज लगातार कर रहे थे मांग। उत्तराखंड में मनरेगा योजना की सुस्त रफ्तार। लाभान्वित लोगों की संख्या हो रही है कम। मंत्री गणेश जोशी ने अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने उद्यान विभाग पर उठाए सवाल। नर्सरी के नाम पर बड़े घोटाले का आरोप। सरकार से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। और निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए विपक्ष ने फूका बिगुल। 20 अप्रैल को होगी कांग्रेस की अहम बैठक। चुनाव की रणनीति और प्रचार प्रसार पर होगा मंथन।